तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा से चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। यहाँ पर 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 1 का ऑप्शन देखिए, काफ़ी लोगों के जवाब बहुत ही स्पीड में आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आपका जवाब बनेगा सी, इसे बोलते हैं पल्ली छद्दानम। ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी हमने आपको सॉल्व भी कराया था कि याद रखिएगा कि जो आपके चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों याद रखिए पल्ली छद्दानम कहते थे, है ना। अच्छा यहाँ पर जो दिया गया है विल्लान गाय, ये क्या है, ये गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। जो गैर ब्राह्मण थे अर्थात ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे उनको दान में दिए जाने वाले को हम लोग बोलते थे क्या, विल्लन गाय बोलते थे। ठीक है। यहाँ पर साला भोगा क्या होता है, साला भोगा मतलब स्कूल हेतु दान में, किसके लिए, स्कूल हेतु दान में दी जाने वाली भूमि को हम लोग इसे साला भोगा कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है। यहाँ पर जवाब देना है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि पूछा गया है। 2 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 2 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये आपका 1296 से लेके 1316 तक आपका इसका शासनकाल रहा था, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी आपको दिया गया है। चलिए देखिए पाल साम्राज्य जो आपका है ये शासन अपने भारत में लगभग देखा जाए तो आपके 750 ईस्वी से लेके आपके 1174 ईस्वी तक आपका रहा है ना। और ये भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया है। कहाँ पर, भारत के पूर्वी भाग पर। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और मुंगेर इस वंश की राजधानी हुआ करती थी। किसकी, इसकी जो राजधानी होती थी वो मुंगेर हुआ करती थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। खिज्र खां जो है ये कौन से राजवंश से संबंधित था। 4 का ऑप्शन देना है। 4 की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सैयद वंश का, है ना। खिज्र खां ने जो कि 1414 में, कब, 1414 में सैयद वंश की स्थापना किया था। और इसका जो आंसर है आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, बौद्धों के लिए क्या कह रहा है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। ये जो सारनाथ है ये बौद्धों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। तो भाई सारनाथ में ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं। अगला दिया भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ, तो ये भी गलत दिया गया है। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण, ये भी आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी तथा उसका सीमित सामाजिक आधार क्या था। मतलब जो प्रारंभिक आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, ये देखा जाए तो आधार रूप से देखा जाए कमजोर था, है ना। इसका सीमित एरिया भी था, सामाजिक आधार भी था। इसका कारण इनमें से है क्या, 6 नंबर में। चलिए और यहाँ पर दूसरा दिया गया है, या इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। कह रहा है इनमें, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। मतलब ये जो समाज था इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन है इसमें से सी हो जाएगा, ए सही है। अर्थात इसमें जो आपका पहला पॉइंट दिया गया था, क्या दिया गया था पहला पॉइंट, कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ये पहला पॉइंट आपका सही है, लेकिन बी नंबर ये आपका सही नहीं है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित किया था। चलिए यहाँ पर सही नंबर आपका जवाब देना है। 7 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर, है ना, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित किया। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए 12 मई 1857, 12 मई 1857 इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। यहाँ पर एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थी जिनका नाम है हैवलॉक। इनकी मृत्यु हुई थी, बताइए कब, किस स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान हुई थी।
8 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिए सी नंबर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। मतलब लखनऊ में विद्रोह समाप्त करने के दौरान ब्रिटिश रेजिडेंट के हेनरी लॉरेंस और आपके हैवलॉक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध या स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दिया है। यहाँ पर बताइएगा कि जो 1857 की क्रांति थी इसे भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा जो दिया है वो किसने दिया है। ऑप्शन आपके सभी सामने आ गए हैं, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, बेहतर तैयारी है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा वीडी सावरकर। क्या हो जाएगा वीडी सावरकर, जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वीडी सावरकर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट आपसे दिया गया है कि इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। मतलब क्या यहाँ पर इसका विद्रोह का जो संबंध क्या यहाँ पर कह सकते शिक्षा से था क्या पहले जो आपका विद्रोह हुआ था क्या शिक्षा से संबंधित था क्या? नहीं ना, शिक्षा से तो कोई संबंधित आपका नहीं था ना। यहाँ पर पहले ऑप्शन ये आपका गलत दिया गया है। अगला यहाँ पर देखो जो दिया गया है वो आपके कहीं ना कहीं सभी पॉइंट आपके सही दिए गए हैं। अगला दिया गया पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये बताइए जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, वो किस हिसाब से करती है? तो क्षितिज में करती है, ऊर्ध्वाधर में, गोलाकार या अंडाकार? तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा अंडाकार में करती है, अर्थात एक प्रकार से दीर्घवृत्ताकार जिसे कहा जाता है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। कह रहा है घास पात से ढकना, आश्रय आवरण अर्थात शेल्टर बेल्ट, बारिश के पानी में बह जाना। मतलब यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है कौन सा सी नंबर है कि बारिश के पानी में बह जाना। मिट्टी के कटाव और ह्रास के संबंध में सबसे बड़ा खतरा होता है बारिश के पानी में बह जाना, है कि नहीं? और इससे भूमि की जो उर्वरता होती है उसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है और इसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था जो कि वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को भी लाइक करिएगा। देखते हो यहाँ पर काफ़ी लोगों देखिए यहाँ पर संख्या में जुड़े हुए हैं, है ना। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग 30 सेकंड के लिए आप लोग कमेंट को छोड़ दीजिए और सभी लोग मिलकर एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं। या ऑफलाइन देखते हैं वीडियो तो ऑफलाइन भी आप लोग सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिए करें, ठीक है दोस्तों। चलिए जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर का जो ऑप्शन है लगभग सभी का सही आपका आ गया है जवाब। देखिए सी नंबर हो जाएगा 1498, है ना। ये 1498 में कालीकट अर्थात केरल में पहुंचा था। राजा जमोरिन ने उसका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया था और इसे समुद्री मार्ग की खोज का यहाँ पर पता कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? अर्थात बागान के द्वारा प्राप्त जो पेय फसल है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए चाय जो होती है दोस्तों याद रखिए पेय फसल होती है, इसको पिया जाता है ना, पेय फसल कहा जाता है। यहाँ पर सी हो जाएगा पेय फसल है चाय। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल आपकी है? कौन सी एक खरीफ फसल है दोस्तों? यहाँ पर 15 नंबर में ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर खरीफ फसल कौन सी है? चलिए गेहूं, चना, सरसों, कपास, क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 15 आपको लॉक करना है और जवाब यहाँ पर लगभग अभी तक तो सभी के सही आए हैं, है ना। सही जवाब यहाँ पर लगभग सही है। याद रखिए कपास, है ना। यहाँ पर कपास हमने एक ट्रिक बताया था, है ना, कि का पास खड़े हो। क्या? का पास खड़े हो, खड़े से मतलब हो गया खरीफ। क्या हो गया? का पास खड़े हो तो खा से हो गया खरीफ। तो आपको याद रहेगा, अगर भूलोगे कभी भी तो भी याद आ जाएगा। का पास खड़े हो अर्थात खरीफ हो जाएगा, है ना, ख से खरीफ हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो ये बताइएगा भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर 16 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 16 नंबर में जो ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। इसका जो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अच्छा डूरंड रेखा कहाँ पर जाती है ये बताइएगा कि जो डूरंड रेखा है ये कहाँ से कहाँ जाती है? डूरंड रेखा
ये पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान है ना। रेड क्लिप रेखा जो आपकी ये भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य ये आपके भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि 1937 में चेन्नई में मुथैया क्या दिया है, 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदंबर चेट्टियार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 17 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या, इंडियन ओवरसीज बैंक ऑप्शन बनेगा आपका, ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर की ओर जल्दी से बताइए। चलिए 18 नंबर में यहाँ पर देखिए 18 नंबर का ऑप्शन हो जाए आपका 1963 में। कब की गई थी, 1963 में किया गया था दोस्तों, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था और इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान किया गया। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 19 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा 1951 क्या हो जाएगा। अधिनियम जो आपका आया था मार्च 1951 में पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत वित्तीय निगम की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या होता है। अब यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है GSTIN का पूर्ण रूप पूछा गया है, ना कि GST का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो GST के संबंध में है ना, GSTIN मतलब होता है, इसका पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर टैक्स, है ना। मतलब आपका जो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला देखिए ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा करनी चाहिए। ये बताइएगा कि जो आपके अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है ना, तो फिर आपका क्या रहेगा, क्या बनेगा, क्या होगा भाई। अगर वो हाई कोर्ट में 5 साल तक अगर वो सेवा किया है, 5 साल तक अगर जज रहा है तभी तो वो बनेगा ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा अंबेडकर। क्या हो जाएगा, अंबेडकर जी को, जो कि ऑप्शन लगभग सभी का सही जवाब है, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अगर नए राज्य का गठन करना है, नए राज्य का गठन करना है तो आप बताइएगा कि कौन से संशोधन की आवश्यकता होती है 23 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए प्रथम आपका जो अनुसूची होती है, प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखो ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर ए नंबर जवाब दे रहे हैं, जबकि आपको याद है कि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। अब दूसरी अनुसूची के अगर आप लोग जवाब दे रहे हैं तो दूसरी होती क्या है, दूसरी अनुसूची में बताया गया है जो आपके संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन और पेंशन के बारे में बात की गई है। तीसरी अनुसूची में क्या बोला गया है, तीसरी में बोला गया है कि जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ की प्रारूप दिया जाएगा अर्थात शपथ कराया जाएगा। और 5वीं में क्या बताया गया है, जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर होगा, ना कि ए नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 5 वर्ष तक, इसका आंसर हो जाएगा। वैसे संविधान में आपका उल्लेख नहीं किया गया है कि 5 वर्ष, है ना, क्योंकि शुद्धता तो देखा जाए तो यहाँ पर आपके जो वर्ष दिया गया है वो ऐसी कोई नहीं है ना। मतलब उसके जो जिस दिन से शपथ ग्रहण करता है उस दिन से होता है और इन पदों को कभी भी हटाया जा सकता है ना। अगर ये संवैधानिक विफलता पाई जाती है तो इनको पद से हटाया जा सकता है। तो वास्तविकता देखा जाए इनके पदों का उल्लेख कहीं नहीं दिया गया है कि कितने साल का होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके राज्यपाल हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनके कार्यकाल की कहीं चर्चा नहीं की गई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है 25 नंबर में। तो 25 का ऑप्शन देखिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा। देखो अहिंसा इनका मेन काम था, यहाँ पर ब्रह्मचर्य भी है, सत्याग्रह है, लेकिन व्यवसाय ये नहीं था दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। चलिए
प्रेसिडेंस इसी का होता है ना। कुछ अभी लोग नहीं जानकारी है इतनी, जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं 5 साल तो हमने पढ़ा है, तो आपने छोटी मोटी एग्जाम की तैयारी किया है ना। छोटी मोटी किताबें आपने पढ़ा है, लूसेंट की किताबें हो गई, या आजकल एनसीईआरटी के बोल देते हैं, लेकिन उनमें सभी किताबें नहीं हैं। जब हाई लेवल की तैयारी करोगे ना, अच्छे लेवल में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा, कहोगे अरे सब कुछ उल्टा पुल्टा है, पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। आपने जो पॉलिटी पढ़ लिया है यूपीडब्ल्यूएससी लेवल में, अब हाई लेवल में जब पहुंचोगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा। कहोगे अरे ये तो होता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो लक्ष्मीकांत वाली पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, आपको वास्तविकता पॉलिटी का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक अर्थात मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। यहाँ पर जो आप देना है क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग करते हैं, ये करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेफाइट। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के लिए प्रयुक्त नहीं है। जैविक खेती के लिए प्रयुक्त नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है 27 नंबर में। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। पहला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें जैविक खाद के अधिकतम इनपुट और पुनर्नवीकरण फार्म अवशिष्ट होते हैं। चलिए अगला है कि यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है। तो ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर, यहाँ पर जो बी नंबर आपका है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है कौन सा भाई, बी नंबर। जैविक खेती में कृषि की वह पद्धति होती है जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए, है ना, प्राकृतिक संतुलन बढ़ाना है। इसलिए क्या होता है, इसमें जैविक चीज़ों की या कह सकते हैं कि जो खाद वगैरह होती है की छिड़काव कम की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि हरित लवक युक्त मृद ऊतक को निम्नलिखित में से संदर्भित किया जाता है। हरित लवक युक्त मृद ऊतक को निम्नलिखित में से के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये होता है क्लोरो, क्या होता है, क्लोरोरेनकाइमा, क्लोरोरेनकाइमा। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसी को हम लोग हरित लवक भी कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं ना क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, या बोलते हैं हरित लवक। तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक होते हैं जो पदार्थों में पादपों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है। अगर आपको कृत्रिम बारिश करवाना है दोस्तों तो आप लोग क्या करेंगे बताइएगा। अगर आपको कृत्रिम बारिश करवाना है तो ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर, सिल्वर आयोडाइड। क्या दिया गया है, सिल्वर आयोडाइड। अर्थात कृत्रिम वर्षा से मतलब ये होता है कि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बादलों की भौतिक अवस्था बनाई जाती है और कृत्रिम तरीके से बदलाव लाया जाता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित हैं। ऐसे दो जीव बताना है जो आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित हैं। मतलब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया गया बी नंबर है, ये होता है फीताकृमि या बोलते हैं इसे टेप वर्म कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इस जंतु के, इस संघ के जो जंतु होते हैं वो फीते के समान चपटे होते हैं, है ना, तथा अग्रभाग जो होता है वो चूसक या कांटे लगे होते हैं। और ये जंतु उभयलिंगी तथा परजीवी होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको फीताक्रम बोल दिया जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, अच्छा कुछ और भी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर और भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा, यहाँ पर जोंक भी आता है इसी में, ठीक है, जोंक भी होता है क्योंकि इसमें कूट पूछा गया है। क्या पूछा गया, कूट पूछा गया है। फीताकृमि हो गया और आपका जोंक, क्योंकि जोंक भी होता है तो इसके आगे चूसक लगे होते हैं जो रक्त को चूसता है। तो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ दोनों होंगे क्योंकि यहाँ पर कूट पूछा गया है। क्लियर है ना, क्लियर है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, सेकंड और फोर्थ इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है। ये बताइएगा कि आपके दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का जो घनत्व है ये कहाँ पर मिलता है, 31 नंबर में। और 31 की अगर बात करें यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपके क्या हो जाएगा, दक्षिण एशियाई देश आपका कौन सा पड़ता है, भारत ही पड़ता है। अर्थात यहाँ पर जो भारत की स्थिति है वो दक्षिण एशियाई देश में ही है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बताइएगा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर देखा जाए जो खतरा है वो किससे है। यहाँ पर 32 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 नंबर देना है। चलिए
यहाँ पर देखिए 32 नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। ये जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्राकृतिक आवास जो हो रहे हैं, वनस्पति का विनाश हो रहा है और झूम खेती, क्योंकि झूम खेती मतलब वो होता है कि ऐसी खेती जहाँ पर क्या की जाए कि नए नए जंगल को काट देते हैं, इसके बाद उसमें खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं जंगल काटते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खतरा आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी कौन सी है 33 नंबर में। तो 33 को ऑप्शन देखिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चीनी, अंग्रेजी, बंगाली या स्पेनिश। दोस्तों जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपके नंबर में है वर्तमान में जो सबसे पहले नंबर में है वो आपकी अंग्रेजी हो गई है ना। दूसरे नंबर पे आपकी चीनी हो गई है और तीसरे नंबर पे कौन हो गई है, तो आपकी हिंदी हो गई है। दोस्तों सर्वाधिक बोले जाने वाले में कौन सी, अंग्रेजी फर्स्ट नंबर पे आपकी है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर में आपकी चीनी भाषा हो गई है और तीसरे नंबर पे वर्तमान में कौन सी है, तो आपकी हिंदी है, ठीक है दोस्तों। तो इस कारण से जो ऑप्शन बनेगा वो बी नंबर अंग्रेजी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, तीनों क्रम भी याद रखिएगा, आगे बढ़िएगा। कह रहे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपके उत्तराखंड में स्थित है और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, कौन सा सही मेल नहीं है 35 नंबर, यहां पर देखिएगा। तो कह रहे हैं मऊआ टाई अभ्यारण्य ये कहां पर है, पलामू है, ठीक है। और तोप चाची अभ्यारण्य धनबाद में है। और इसके बाद दिया गया है दौआ पक्षी विहार, ये कोडरमा दिया गया है। जबकि दौआ पक्षी विहार बिहार के कहाँ पर है, साहिबगंज जिले में है। कहाँ पर है, ये जो आपका है साहिबगंज जिले में है, जो कि आपके बिहार में है, ठीक है। साहिबगंज जिला बिहार में स्थित है दौआ पक्षी विहार, ठीक है। और अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी, ये किस पर आधारित होगी, तो आपकी गैस पर आधारित है, अर्थात ये गैस के द्वारा इसमें से आपके जो कह सकते हैं परियोजना है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी। यहाँ पर जो आंसर बनेगा दोस्तों राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, सभी को जवाब दीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ अच्छा इसका आंसर तो देख लीजिए। इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा 1982 में। कब, 1982 में स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। 7 बहनों का भाग नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 38 नंबर देना है, आपका जवाब बताना है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन है ऑनलाइन है और आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए भी हम भी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो भाई आप सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक से जो करिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा, क्योंकि आप सपोर्ट रहेगा आपका तो हमें भी अच्छा लगता है। कोई भी क्लास हो, चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, आपको मालूम है कि बुखार होने पर भी हम आपको क्लास लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। आपका यहाँ पर जो भी क्लास है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मोटिवेट बनाए रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर की अगर बात करें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, लेकिन पश्चिम बंगाल इसमें आपका नहीं आता है। दोस्तों याद रखिए बी नंबर है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल इसका हिस्सा नहीं है। आपसे पूछा भाग नहीं है, मतलब आपके जो पूर्वोत्तर वाले भाग हैं कौन कौन, जैसे आपका असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 7 राज्यों को हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका जो आंसर है कौन सा, पश्चिम बंगाल नहीं आता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ये बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है 39 नंबर में। तो आपके आंध्र प्रदेश को दोस्तों याद रखिए, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को पर्यटन स्थलों का केंद्र माना जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। राज्य दिया गया है और राजधानी भी दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखो आपके सामने राज्य है और राजधानी दिया गया है। तो अब आप ही बताइएगा असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, आप लोग जानते हैं, है ना। असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है, और आइजोल कहाँ पर है आपके डी नंबर पे आपको दिया गया है, ठीक है ना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा 3, है ना, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कह रहा है खो खो के खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। खो खो के खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है 41 नंबर में। तो कह रहा है आपसे पहला पॉइंट कि यह भारत के सबसे पुराने पारंपरिक टैग खेलों में आपका एक है। पहला पॉइंट सही है। मैच शुरू करने के लिए शुरुआत में 10 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। तो दोस्तों ऐसी बात गलत दी गई है ना। जब यहाँ पर कह सकते हैं कि यह 15 में से 12 नामित खिलाड़ी होते हैं। क्या 15 में से 12 नामित खिलाड़ी होते हैं, 2 टीमों द्वारा खेला जाता है, ठीक है ना। जिसमें से मैदान में जो प्रवेश करते हैं 9 प्रवेश करते हैं। कितने? 9 प्रवेश करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इस कारण से बी नंबर आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि आप सतीश शिवलिंगम का नाम किस खेल से जोड़ेंगे। ये बताइएगा सतीश शिवलिंगम का नाम जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। 42 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 42 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा, याद रखिए भारोत्तोलन से। किसे है? भारोत्तोलन से ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। 2014 में और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों में से 77 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वह पहला भारतीय कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ था। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ दोस्तों 43 नंबर में। यहाँ पर 43 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नागेंद्र सिंह है। कौन है? नागेंद्र सिंह। ऑप्शन बने आपका बी नंबर हो जाएगा, नागेंद्र सिंह। और नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, CK नायडू, है ना। CK नायडू, इसलिए आपको याद होगा कि CK नायडू ट्रॉफी भी आपके क्रिकेट के लिए दी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस, चलिए जल्दी से बताइए कि विश्व मलेरिया दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। तो आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। इनमें से राइट आंसर जो बनेगा 45 में वो आपका सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर 25 अप्रैल को मनाते हैं, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अकबर का मकबरा। ये बताइए अकबर का जो मकबरा है वो आपके है कहाँ पर। अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? 46 नंबर। चलिए अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है सिकंदरा में है। आप लोग सभी लोग जानते हैं सिकंदरा है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है? तो यहाँ पर दांते। कौन? दांते अलीगिरी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ये इटली के राष्ट्र कवि हैं। कहाँ पर हैं? इटली के ये राष्ट्र कवि भी हैं, रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। यहाँ पर जवाब देना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है 48 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि कितनी राशि दी जाती है इसमें से, जो विजेता होते हैं उनको कितनी राशि दी जाती है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। राशि कितनी दी जाती है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है? 25 लाख। वेरी गुड। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के लिए और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में समाचार पत्र है ना पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना इनके लिए होता है। तो इसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला बताइएगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दोस्तों बताना है आपका जवाब 50 में क्या हो जाएगा। तो 50 का ऑप्शन से हो जाएगा आपके कानपुर में। कहाँ पर है ये दलहन अनुसंधान? कहाँ पर है? कानपुर में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कब की गई थी? 1983। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं बेहतर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का है। फेमिना मिस इंडिया 2023 के विजेता इनमें से कौन है। 140 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। हमने बताया है करंट अफेयर अपडेट आपके रहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सीरीज भी बनाई गई है जिससे आपको एक साथ पढ़ाया भी जा सके और प्रैक्टिस सेट के साथ भी इनको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 की जो विजेता है वो आपकी कौन है। तो आपका जवाब सी हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। याद रखिए नंदिनी गुप्ता, जो कि ये आपकी 50 नंबर का ये कह सकते हैं कि प्रतियोगिता हुई थी और मणिपुर के कह सकते हैं स्टेडियम में हुआ था और ये राजस्थान की है। नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया के विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है।
दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, आपके तेलंगाना में किया गया है। ये आपकी 125 फुट ऊंची एकांश प्रतिमा है जो कि हुसैन सागर झील के निकट ये आपका अनावरण किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भौगोलिक संकेत प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है। देखिए यहाँ पर दिया गया कम्बम अंगूर और इसका संबंध है आपके तमिलनाडु से है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कजाकिस्तान के अस्तारा में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में से कौन से स्थान पर रहा है। दोस्तों तो दोस्तों याद रखिए 7वें स्थान पर रहा है। क्या 7वें स्थान में रहा है। इसमें से भारत के पहलवानों ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, 3 रजत पदक जीता है और 10 आपके कांस्य पदक जीता है। दोस्तों याद रखिए कुल 14 पदक जीतकर 7वां स्थान प्राप्त किया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार में से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यापारिक भागीदार जो बना है वो आपका अमेरिका है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान आपका है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका बी नंबर है, चौथा स्थान, ये लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का चौथा स्थान है। आपको दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत ने वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया है। कितने पैसे का भैया इन्होंने क्या किया, निर्यात किया है, निर्यात किया है। दोस्तों तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर इसी हो जाएगा 700, क्या हो जाएगा 770.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्होंने निर्यात किया है। दोस्तों याद रखिएगा निर्यात किया है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी इनमें से कौन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आईपीएल में 100 सबसे अधिक तेज 100 विकेट लिया है, इनका नाम है ऑप्शन सी, ये है आपका रवांडा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा रवांडा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो बिंदा स्टेडियम पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच हो रहा था दोस्तों, वहाँ पर रवांडा ने ये कह सकते हैं 100वां विकेट लिया था। किसे, रिद्धमान शाह को, रिद्धमान शाह को विकेट लिया था। 100वां विकेट इनका कौन था, रिद्धमान शाह का विकेट था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा केन्या। ये जो केन्या है इसने टाइफा फर्स्ट को लॉन्च किया है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए अगले क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन देखिए अगला दिया गया है कि प्रति वर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। चलिए जवाब देना है कि प्रति वर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं। इसका राइट आंसर आपको देना है, जल्दी से बताइए। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा 18 अप्रैल। दोस्तों याद रखिए विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस, इसी को विश्व धरोहर दिवस भी कहते हैं। और ये आपके 18 अप्रैल को मनाया गया था दोस्तों, है ना। तो यह दिन जो है स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है हिंदी साहित्य का जो गद्यांश पद्यांश दिया गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़िएगा जरूर, नहीं बाद में मत कहिएगा कि यहाँ पर आपने छोड़ दिया और ज्ञान नहीं मिला है। देखो तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष माह में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, स्किप नहीं करेंगे। जिनको भगना है तो भग जाइएगा, ठीक है ना, स्किप नहीं करेंगे। जिन्हें नहीं पढ़ना है तो चले जाइए, क्लास खत्म हो गई है। गद्यांश यही बच्चा है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष माह में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन क्या है, पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्यौहार मनाते हैं। क्या मनाते हैं, लोग भोगी का त्यौहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। अगला दिया गया है क्या है कि उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, कम से कम आपको कुछ ज्ञान तो मिलेगा, है ना। ज्ञान नहीं मिलेगा ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे पढ़ लोगे तो हमेशा आपको याद रहे कि होता क्या है, नहीं तो अगर कभी आपसे पूछा गया तो नहीं बता पाओगे। और इसमें पूरा सही सही दिया गया है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। क्या, गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबल कर ऊपर उठता है तो उसे दूध डाल देते हैं, ठीक है। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिस कर आँच से टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और
जोर से चिल्लाते हैं पोंगल पोंगल, उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया। समझ गए ना कि पोंगल होता क्या है। अभी तक आप लोग ऐसे सोच रहे थे होता क्या है, कैसे है। अब आज आप लोग समझ गए कि पोंगल त्यौहार मनाते क्या हैं, ये होता क्या है, समझ में आ गया ना। तो देखिए अगला दिया गया है, क्वेश्चन आ गया है, नहा धोकर सभी लोग क्या पहनते हैं। नहा धोकर सभी लोग क्या पहनते हैं दोस्तों, 66 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए, आपका जो 66 नंबर है ऑप्शन डी हो जाएगा, नए कपड़े पहनते हैं। अगला दिया गया है, पोंगल किस महीने में मनाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पौष महीने मनाया जाता है। पोंगल किस में पकाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंगीठी पर पकाया जाता है। पोंगल क्या है, तो क्या है यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्योहार और व्यंजन है, व्यंजन मतलब पकवान होता है। अगला आपसे दिया गया है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पावस, पावस अग्नि का नहीं है ना, ये वर्षा काल का होता है। किसका होता है, वर्षा काल का होता है। अगला आपसे दिया गया है, षष्ठ शब्द का सही संविच्छेद बताना है। षष्ठ शब्द का सही संविच्छेद इनमें से क्या होगा, 76 नंबर में। तो 76 का ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा ये वाला जो दिया गया, अच्छा पृष्ठ दिया गया, माफ करिए पृष्ठ दिया गया है। तो पृष्ठ को अगर संधि करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी वाला दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि आपके, पृष्ठ मतलब होता है पिछला या पीठ या सतह। अगला दिया गया है, समोच्च उच्चारित यहाँ पर कुल और कुल दिया गया है। देखो यहाँ पर कुल है और आपका कुल दिया गया है 77 में, तो यहाँ पर देखिए कुल मतलब होता है वंश और कुल मतलब होता है किनारा, ए नंबर हो जाएगा। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा ज्ञान की नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण है, और त्रुटिपूर्ण है तो देख लेते हैं। कह रहा आपसे, संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों व घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। यहाँ पर जो त्रुटि है वो आपकी बताइए क्या त्रुटि है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का, अर्थात यहाँ पर गड़बड़ी जो आपकी है वो यहाँ पर बी नंबर में गड़बड़ी है। मतलब यहाँ पर संस्मरण में स्मरण करने योग्य क्षणों का वर्णन होता है। मतलब जो विस्मरणीय शब्द का अर्थ है वो भूलने योग्य है, अतः ये शब्द संबंधी है, यही त्रुटि आपकी दी गई है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 79 की अगर बात करें तो 79 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है, अधिक घमंड करना। क्या, अधिक घमंड करना। अगला आपसे देखो दिया गया है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इसका जवाब जो आपका 80 नंबर है वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि आपको हमने हिंदी की क्लास में इसको पढ़ाया भी था, है ना। याद होगा आपको कि ये चीज़ें हमने हिंदी क्लास में पढ़ाया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं, है ना। जितने लोग जुड़े रहे हैं, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।